हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर सब्जेक्ट ज्योग्राफी और सेमेस्टर थर्ड। हमारा टॉपिक चल रहा था वायुमंडल की संरचना। इसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। आज बात करेंगे पार्ट सेकंड, जिसमें हम बात करेंगे हमारे समताप मंडल। समताप मंडल की बात करेंगे कि समताप मंडल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है। इससे पहले की क्लासों में हमने सौरमंडल और सौर सीमा का विस्तार से अध्ययन कर लिया। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो आप इस वीडियो से पहले उस वीडियो को देखना, ताकि आगे की क्लास ये क्लास आपके अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। समताप मंडल। समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर की अगर बात करें तो ये सौर मंडल के जस्ट बाद में, सौर सीमा के जस्ट बाद में, यानी कि सौर मंडल से ऊपर, आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यानी कि ये सौर मंडल से ऊपर समताप मंडल यानी कि सौर मंडल एवं मध्य मंडल के बीच में, सौर मंडल एवं मध्य मंडल के बीच में स्थित जो वायुमंडल का भाग है उसे हम समताप मंडल के नाम से जानते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है समताप, यानी कि इसमें समान तापमान रहता है, यानी कि इसमें जलवायु परिवर्तन, या यूं कह सकते हैं कि मौसमी परिवर्तन, या यूं कह सकते हैं कि ऋत्विक परिवर्तन देखने को नहीं मिलते। इससे पहले हमने देखा था कि सौर मंडल में ये सभी परिवर्तन पाए जाते हैं, लेकिन समताप मंडल में ये परिवर्तन देखने को नहीं मिलते। और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो सौर मंडल की ऊंचाई यानी कि 8 से 18, और उसके बाद में सौर सीमा की जो ऊंचाई है वो 1.5 से 2.5 किलोमीटर के मध्य, इससे जस्ट ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार, समताप मंडल का विस्तार देखने को मिलता है। अब समताप मंडल की भी कुछ विशेषताएं हैं, वो इस प्रकार है। देखिए, जो स्ट्रेटोस्फीयर है इसकी खोज और अध्ययन का जो कार्य है वह मुख्य रूप से टी जेरेंस डी बोट द्वारा किया गया था। याद रखना, टी जेरेंस डी बोट के द्वारा इसकी खोज और अध्ययन किया गया था। और इसके अलावा जो ओजोन गैस है, या यूं कह सकते हैं कि इसकी जो पहचान है वो किसने की थी? स्कॉनबिन नामक विद्वान ने की थी। याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से निकल सकते हैं कि स्कॉनबिन नामक एक विद्वान है, उन्होंने ओजोन जो गैस है या ओजोन जो मंडल है उसकी पहचान की थी। और इसके अध्ययन और खोज का कार्य किसने किया था? जेरेंस डी बोट नामक विद्वान ने किया था। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो मंडल है इसमें एक गैस पाई जाती है, एक गैस की प्रधानता पाई जाती है जिसका नाम है ओजोन गैस। याद रखना, ये ओजोन गैस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो ओजोन परत है इसमें देखिए, समताप मंडल है, इस समताप मंडल में यानी कि 18 हो गया, और यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर के मध्य ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक गैस की प्रधानता पाई जाती है, और वो गैस है ओजोन गैस। ओजोन गैस की प्रधानता पाई जाती है, इस वजह से इसे ओजोन मंडल के नाम से या ओजोन परत के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी विशेषता क्या है ओजोन गैस की? और ओजोन की पहचान किसने की थी? स्कॉनबिन नामक विद्वान ने की थी। और इस ओजोन गैस की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जीवन प्रदान करने के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। महत्वपूर्ण योगदान कैसे होता है, इस डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करना। पृथ्वी और ये सूर्य से विभिन्न प्रकार की किरणें निकलती है। हम सूर्य ताप पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे कि कौन कौन सी किरणें इससे निकलती है। इसमें से एक है एक्स किरणें और एक है अल्ट्रा वायलेट किरणें, यूवी, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणें, जिसको हम बोलते हैं पराबैंगनी किरणों का ये क्या करती है? अवशोषण। किरणों का अवशोषण कौन करती है? ओजोन गैस। यहाँ पे पृथ्वी के वायुमंडल में एक परत, अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे एक परत पाई जाती है और उस परत का नाम है ओजोन। क्या नाम है इसका? ओजोन। और यहाँ पे ओजोन गैस की प्रधानता पाई जाती है, और ये ओजोन गैस क्या करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती है उनका अवशोषण कर लेती है, और उन किरणों को हम पराबैंगनी किरणों के नाम से पुकारते हैं, जानते हैं। तो जैसे ये सूर्य से निकलकर आती है और ओजोन मंडल में या ओजोन गैस से गुजरती है, तो ये किरणों को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है या सोख लेती है। इसके बाद में ये जो ओजोन गैस है ये
काफी कम मात्रा में इन किरणों को धरातल तक पहुंचने देती है, और ये जो पराबैंगनी किरणें होती है वो बहुत ज्यादा हानिकारक होती है, और अगर ये सीधी धरातल तक आ जाए तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा, और इससे बहुत सारी बीमारियां और पृथ्वी पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए ओजोन परत को क्या बोलते हैं? जीवन मंडल, जीवन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ओजोन मंडल को जीवन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। कारण मैंने बता दिया कि ये सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है उनका अवशोषण कर लेती है और पृथ्वी पर जीवन योग्य दशाएं उत्पन्न करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो ओजोन परत है यानी कि ये 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका विस्तार पाया जाता है, और ये सूर्य से आने वाली किरणों का क्या कर लेती है? पराबैंगनी किरणों का अवशोषण। मेंशन कर लेना या उधर से आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अवशोषण कर लेती है, तो अवशोषण करने से क्या होता है? ताप में वृद्धि होती है। सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है उनका अवशोषण कौन करती है? ओजोन गैस करती है। इसकी ऊंचाई 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, और ये सूर्य से आने वाली किरणों का जैसे ही अवशोषण करती है, यहाँ पे क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है। तो यहाँ पे अवशोषण करने की वजह से तापमान में क्या हो जाती है? ताप में वृद्धि आ जाती है, और वृद्धि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? ताप वृद्धि, यानी कि यहाँ पे सूर्य की किरणों का अवशोषण करने से इसमें तापमान में वृद्धि आने लगती है, और यह जो टेम्परेचर है लगभग कितना आ जाता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ जाता है, और ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। यहाँ हमने सौरमंडल में देखा था कि यहाँ पे टेम्परेचर ध्रुवों पे -40 डिग्री और भूमध्य रेखा पे -80 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर था, यह धीरे धीरे कम होते होते किस मंडल में? समताप मंडल में। और वजह मैंने बता दी, सूर्य द्वारा आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है उनके अवशोषण से तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं, यानी कि ये जो अपना ओजोन मंडल है या ये जो परत है समताप मंडल, इसमें धूल कण, जलवाष्प और जो अन्य जो वायुमंडलीय तत्व होते हैं वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं? वर्षा के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। कौन? धूल कण, जलवाष्प आदि वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं, बादलों के बनने के लिए उत्तरदायी होते हैं, लेकिन इस मंडल में पाए ही नहीं जाते। तो वायुमंडल में जब इस क्षेत्र में ये धूल कण, जलवाष्प, नमक के कण आदि नहीं पाए जाते तो इस मंडल में बादलों का निर्माण नहीं होता। लेकिन जो अंतरिक्ष से आने वाले जो उल्कापिंड होते हैं, उन उल्कापिंडों की जो राख होती है वो और कुछ मात्रा में हल्के पदार्थ कौन सी क्रियाओं के द्वारा? संवहनीय क्रियाओं के द्वारा या जेट स्ट्रीम के द्वारा ऊपरी वायुमंडल में धकेल दिए जाते हैं कुछ मात्रा में। तो उन तत्वों की वजह से यहाँ पे कुछ मेघ बनते हैं, उन मेघों को हम मुक्ताब मेघ के नाम से जानते हैं। अगर मुक्ताब मेघ नहीं आता है तो इसको बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल क्लाउड के नाम से जाना जाता है, या फिर आ जाता है नेक्रियस मेघ। एग्जाम में आ जाए कि नेक्रियस मेघ कहाँ बनते हैं या मुक्ताब मेघों का निर्माण कहाँ होता है, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड का निर्माण कौन से मंडल में होता है, तो आपको आंसर देना है समताप मंडल में इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीएफसी। सीएफसी का मतलब है, इसका विस्तार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये क्या है? ये क्या है? प्राकृतिक गैस नहीं है, ये कृत्रिम गैस है, और ये क्या करती है? वायुमंडल को क्षति पहुंचाती है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो सीएफसी है इसकी खोज किसने की थी? थॉमस मेडी ने। किसने? थॉमस मेडी ने इसका आविष्कार किया था सीएफसी का। और ये जो सीएफसी है इस आविष्कृत किसके द्वारा? थॉमस मेडी के द्वारा आविष्कृत जो सीएफसी है, इस सीएफसी से 1920 में, याद रखना, सीएफसी गैस से 1920 में एक विद्वान है जिनका नाम है फॉरमैन। क्या नाम है? फॉरमैन। इन्होंने अभिक्रिया करवाई थी किसके साथ? किसके साथ? ओजोन के साथ। कौन सी को? सीएफसी और ओजोन। सीएफसी प्लस ओजोन, सीएफसी प्लस ओजोन O3 के साथ अभिक्रिया करवाई थी, और ये देखा कि सीएफसी किस प्रकार ओजोन को नुकसान पहुंचाती है, या कितनी भयंकर है, कितनी हानिकारक है। तो
उनके अध्ययन से पता चला कि जो एक CFC, याद रख लेना इस चीज को, CFC का एक अणु क्या करता है, मात्र एक अणु, याद रखना, CFC का एक अणु ओजोन जो गैस है, ओजोन के 3 लाख अणु का 3 लाख कणों का क्या कर देता है, विखंडन कर देता है, या नुकसान कर देता है, या नष्ट कर देता है। एक CFC का एक अणु ओजोन के 3 लाख अणुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। 3 लाख अणुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, खा जाता है, नष्ट कर देता है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि CFC कितनी हानिकारक होती है और ये ओजोन परत को किस प्रकार क्षति पहुंचा रही है, हानि पहुंचा रही है। अब हानि पहुंचाने से क्या होगा कि ये जो ओजोन परत है, इसकी जो सांद्रता यानी कि इसका जो घनत्व है, उस घनत्व की मात्रा में कमी आ जाएगी, और कमी आ जाएगी यानी कि इसकी मोटाई में कमी आ जाएगी। जैसे इसकी मोटाई में कमी आती है तो सूर्य से आने वाली, मान लीजिए अपनी ओजोन परत है, इसकी मोटाई इन दोनों मार्कर के बराबर है, इतनी मान लीजिए। सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें, वो इसको टकराती है, ये इसमें से प्रवेश करती है। यहाँ आते आते, नीचे आते आते काफी मात्रा में सूर्य की पराबैंगनी किरणों को ये अवशोषित कर लेती है, कौन, ओजोन गैस। लेकिन इसकी मात्रा में लगातार कमी होती जा रही है, इसकी मोटाई में कमी होती जा रही है। मोटाई में कमी होगी तो सूर्य की किरणें जल्दी इसको पार कर जाएगी और धरातल तक पहुंचती जाएगी। ऐसा करने से क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और उसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, और उस पर हम विस्तार से पहले की क्लासों में देख चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके देख सकते हो। आगे देखते हैं, एक याद रखना, निम्बस क्या है, एक कृत्रिम उपग्रह के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि ये कहाँ प्रक्षेपित किए जाते हैं आगे आने वाली क्लास में। निम्बस एक उपग्रह का नाम है और ये कहाँ का है, अमेरिका के द्वारा छोड़ा गया उपग्रह। और कब छोड़ा गया था, 1980 में ये क्या करता है, अपना अध्ययन प्रस्तुत करता है या कुछ इमेज प्रस्तुत करता है, और ये बताता है कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप, उसमें ऊपर, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर जो ओजोन परत है, उसमें बहुत बड़ा छिद्र हो चुका है और उससे सूर्य से आने वाली किरणें सीधी धरातल तक पहुंच रही है, जिस वजह से अंटार्कटिका महाद्वीप में बर्फ लगातार पिघलती जा रही है। बर्फ लगातार पिघलने से समुद्र का जो जल स्तर होता है वो बढ़ता जाता है, और बढ़ने से क्या हो जाता है, जलाक्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बहुत सारे तटीय क्षेत्र डूब जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें ताप वृद्धि कैसे होती है इस ओजोन परत में, ये हमने पढ़ा भी कि लगातार सूर्य की किरणों को ये सोखती रहती है, जिस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहता है। और इसके अलावा नेक्स्ट है इसमें वायुयान, यानी कि ये क्षेत्र कैसा है, इसमें मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती, आंधी तूफान बिजली बादल आदि नहीं बनते, तो इस वजह से यहाँ पे वायुयान क्या करते हैं, उड़ान भरते हैं। और मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय वायुयानों के लिए ये सबसे उपयुक्त माना जाता है, अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो एक देशीय यानी कि एक देश के अंदर होने वाला स्थानीय जो वायु परिवहन है वो किसमें होता है, सौरमंडल में होता है। क्यों, क्योंकि इसमें दूरी कम होती है, दूरी कम होने की वजह से इसी मंडल में ये क्रिया संपन्न करवा दी जाती है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें होती है या वायु परिवहन होता है वो ओजोन मंडल से या समताप मंडल से संपन्न किया जाता है। देख सकते हो, इसमें कोई डाउट हो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जस्ट हम आगे बढ़ते हैं, एक बार इसका रिवीजन कर लें। तो इसका विस्तार किसका, समताप मंडल का विस्तार सौर मंडल एवं मध्य मंडल के बीच में पाया जाता है और इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। इसमें 20 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर के मध्य ओजोन गैस की सांद्रता अधिक पाई जाती है, इसलिए उसे ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती, वायुयानों के लिए उपयुक्त मार्ग होता है और इसके अलावा ये सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसमें टेम्परेचर में वृद्धि होती जाती है, ऊंचाई के साथ साथ जो NLR है उसी दर से इसमें वृद्धि होती जाती है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है समताप सीमा। समताप सीमा या स्ट्रेटोपोज। समताप सीमा कहाँ है,
समताप मंडल से जस्ट ऊपर, समताप मंडल से जस्ट ऊपर हमारा ये समताप मंडल ये रहा 50 किलोमीटर तक, और समताप मंडल से जस्ट ऊपर यानी कि ये लगभग 5 किलोमीटर मोटी परत पाई जाती है जिसे समताप सीमा के नाम से जाना जाता है। और यह समताप सीमा समताप मंडल एवं मध्य मंडल के बीच में, देखना समताप मंडल एवं मध्य मंडल के बीच में एक संक्रमित पेटी पाई जाती है, संक्रमणित पेटी पाई जाती है जिसमें समताप मंडल एवं मध्य मंडल दोनों के गुण देखने को मिलते हैं। और इसकी जो ऊंचाई कितनी है, 5 किलोमीटर की इसकी मोटाई, और ये 50 से 55 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। अब इसमें देखिए कहीं कहीं पर आपको 2 से 5 किलोमीटर भी इसकी मोटाई मिल सकती है, लेकिन मैक्सिमम इसकी लगभग 5 किलोमीटर पाई जाती है। एनएलआर के अनुसार यानी कि नॉर्मल लैप्स रेट या तापास के अनुसार इसमें ताप में कमी आती जाती है, क्योंकि इस मंडल में जैसे जैसे हम क्या करते हैं यानी कि वायवीय कण नहीं पाए जाते तो टेम्परेचर इसका कम होता जाता है। इसमें एक आपके क्वेश्चन आ सकता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। क्वेश्चन आ सकता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1987 में, और इसका संबंध किससे है, किससे, ओजोन मंडल, जो अभी हमने पढ़ा ओजोन मंडल के संरक्षण से संबंधित है। कौन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ये 1987 का है, और ये किससे संबंधित है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे का पॉइंट देखते हैं फिर। अगर इसमें कोई समस्या है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से। आगे देखते हैं, अपना नेक्स्ट पॉइंट है मध्यमंडल। मध्यमंडल समताप मंडल के बाद में स्थित है। अब ये देखते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। तो समताप मंडल आप देख सकते हो, ये समताप मंडल और ये मध्यमंडल। मध्यमंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के मध्य इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो ये समताप मंडल एवं अपना जो आयन मंडल है, या यूं कह सकते हैं कि जो बाह्य आयन मंडल, ये वाला जो आयन मंडल है इसके मध्य में स्थित है, यानी कि समताप मंडल और आयन मंडल के मध्य में मध्य मंडल स्थित है। इसका विस्तार 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो मध्य मंडल है इसे मेसोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एनएलआर, यानी कि नॉर्मल लैप्स रेट के आधार पर ताप में इसमें क्या आती है, कमी आती है। इस मंडल में तापमान में कमी देखने को मिलती है, और ये टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है कि पृथ्वी के वायुमंडल से संबंधित, पृथ्वी एवं पृथ्वी के वायुमंडल से संबंधित जो न्यूनतम तापमान है वो इसी मंडल में दर्ज किया जाता है। और इस मंडल की ऊपरी सीमा यानी कि मध्य सीमा में ये टेम्परेचर घटते घटते -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो है -100 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि पृथ्वी और पृथ्वी के वायुमंडल से संबंधित सबसे न्यूनतम तापमान कहाँ पाया जाता है, सौर सीमा में, मध्य सीमा में, समताप सीमा में, या फिर कहीं और। तो आपको आंसर क्या देना है, इसमें आपको आंसर देना है कि मध्य मंडल की ऊपरी परत यानी कि मध्य सीमा में सबसे कम तापमान, और ये -100 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को पाया जाता है। तो इसके अलावा पृथ्वी के वायुमंडल से संबंधित तापमान हो गया -100 डिग्री, और ये कहाँ पाया जाता है, सौर सीमा में, मध्य सीमा में पाया जाता है। और किस आधार पे, एनएलआर के आधार पे। और इसके अलावा अगर हम बात करें पृथ्वी पर सबसे कम तापमान, पृथ्वी पर यानी कि स्थलीय भाग की बात करें, पृथ्वी पर सबसे कम तापमान की बात करें तो एक स्थान है वोस्टॉक स्टेशन। याद रखना, एक स्थान है वोस्टॉक स्टेशन जहां पृथ्वी से संबंधित पृथ्वी का सबसे कम टेम्परेचर देखने को मिलता है या पाया जाता है, दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे कम तापमान। ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में सबसे कम टेम्परेचर वाला जो स्थान है वो है बर्खोयास्क। बर्खोयास्क कहाँ है, साइबेरिया में स्थित है। कहां पर स्थित है, साइबेरिया में, ये याद रखना, बर्खोयास्क स्थान है और ये साइबेरिया में स्थित है। ये पृथ्वी पर ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे कम टेम्परेचर रखता है। तो 3 बिंदु हो गए, पृथ्वी के वायुमंडल से संबंधित सबसे कम तापमान -100 डिग्री, और ये कहां पर है, मध्य सीमा में। इसके अलावा पृथ्वी पर सबसे कम तापमान वोस्टॉक स्टेशन, और
ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे कम तापमान बर्खोयास्क जो साइबेरिया में स्थित है। इसके अलावा बात करें, यहाँ पे कुछ बादलों का निर्माण होता है, उन बादलों को नॉक्टिलुसेंट बादलों के नाम से या नॉक्टिलुसेंट क्लाउड के नाम से जाना जाता है। और ये नॉक्टिलुसेंट जो क्लाउड है, इनका निर्माण किससे होता है? एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम बात करते हैं, देखिए यह ध्रुवीय क्षेत्रों में निर्माण होता है और किस काल में होता है? गर्मियों में होता है। इसका निर्माण किसका? नॉक्टिलुसेंट बादलों का निर्माण ध्रुवीय क्षेत्रों में और गर्मियों में होता है। और किसके कारण होता है? जो उल्कापिंड आते हैं जो नष्ट हो जाते हैं, वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। इनका भी अध्ययन देखेंगे हम। तो उल्का जो धूल है, उल्का पिंडों से निकली हुई धूल है, उनके कारण प्लस जलवाष्प। अब जलवाष्प कहां से जाएगा? पृथ्वी के स्थलीय भागों से जो जल क्षेत्र है वहां से संवहन धाराओं के द्वारा, कौन सी क्रियाओं के द्वारा? संवहन क्रिया के द्वारा जलवाष्प कहां जाता है? जलवाष्प वायुमंडल में, और वायुमंडल से ये पहुंचते पहुंचते कहां चला जाता है? कौन से मंडल में चला जाता है? मध्य मंडल में चला जाता है। तो इसमें उल्का धूल प्लस जलवाष्प मिलकर, और जलवाष्प कहां से आते हैं? संवहन क्रिया के द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल में फैल जाते हैं। तो जलवाष्प और धूल कण मिलकर क्या करते हैं? नॉक्टिलुसेंट बादलों का निर्माण करते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट बिंदु है वो है वायुदाब कम, यानी कि जो मध्य मंडल है, जो अपना मेसोस्फीयर है, इस मेसोस्फीयर में टेम्परेचर क्या पाया जाता है? वायुदाब क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। और यहाँ पे बात करें स्ट्रेटोपोज की बात करें, तो स्ट्रेटोपोज में अगर वायुदाब 1 मिलीबार है, तो यह दाब मेसोपोज में 0.01 MB के बराबर हो जाता है। इसके अलावा हम बात करें मध्य सीमा, नेक्स्ट है मध्य सीमा। समझ लो इसको भी तुरंत। मध्य सीमा का विस्तार अपने मध्य मंडल से जस्ट ऊपर लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में पाया जाता है। 10 किलोमीटर के क्षेत्र में पाया जाता है। और इसकी विशेषता मैंने बता दी आपको कि इसमें पृथ्वी के वायुमंडल से संबंधित सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है, और वो टेम्परेचर है -100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। हमारे यहाँ पे सौरमंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल हो चुका है, यानी कि 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं अपने। अब ये 3rd पार्ट में हम करेंगे आयन मंडल और बाह्य मंडल का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये क्लास बड़ी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर का टॉपिक है। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखना। 15 नंबर आपके एग्जाम में प्लस कंपटीशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, कम से कम 1 क्वेश्चन तो मिलता ही मिलता है हर एग्जाम में। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, 1 बार नहीं तो 2 बार नहीं तो 3 बार जरूर ये क्लास देखना, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और ये डायग्राम आप दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। अगली जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे अपना आयन मंडल, और आयन मंडल का जो विस्तार है इसमें, जैसे DEFG लेयर, और इसके अलावा अपना जो बाह्य मंडल है इसको भी हम विस्तार से देखेंगे। इसको भी हम 2 भागों में डिवाइड करके देखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए और कौन सी क्लास आपको देखनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।